सर देखिए रेशियो को हमारा थर्ड क्लास है आज। सर लगिए जल्दी जल्दी बताइए कौन कौन सा हो गया। 45 हो गया। यार ये पेन वगैरह चल नहीं रहा है मेरा, पता नहीं क्यों। 45 हो गया ना। इसके अलावा सर 46 पे बताइए, 46 हो गया। 40% में कितना आ रहा है? 24%। 25 आ रहा है क्या? क्यों बनाए? एक जन कॉपी दीजिए। अरे बहुत खूबसूरत करके बनाता है वो, बहुत खूबसूरत बनाता है वो बंदा। जो खूबसूरत रहता है ना उसका खूबसूरती कॉपी से छलकता है। मेरा हैंड राइटिंग खूबसूरत नहीं था। सर देखिए क्वेश्चन नंबर 45 20%। क्वेश्चन नंबर 46 25% सर। नहीं तो देखिए क्रेडिट सेल्स कितना था? 3 लाख था। कैश सेल्स 25% ऑफ टोटल सेल्स 1 लाख हो गया। टोटल सेल्स 4 लाख हो गया। अब इससे ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करेगा। एक्चुअल में लेस यहाँ लिखना चाहिए था कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है। उससे क्या किया सर? परचेज फ्रेट वेजेस। स्टॉक नहीं था क्या ओपनिंग क्लोजिंग? हाँ तो वो भी तो आएगा ना सर। क्या लिखा हुआ है? डिक्रीज इन स्टॉक ड्यूरिंग द ईयर 4000। तो आप डिक्रीज इन स्टॉक का मतलब क्या होगा? ओपनिंग ज्यादा है क्लोजिंग कम है, तो अपने लोग परचेस के साथ ऐड करते थे ओपनिंग और क्लोजिंग क्या करते थे? लेस करते थे। तो 4000 कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के साथ क्या होगा? ऐड होगा। नहीं समझे? ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग। क्लियर था बात? अब यहां बोला डिक्रीज इन स्टॉक, इसका मतलब क्या हुआ? ओपनिंग ज्यादा है क्लोजिंग से, तभी तो डिक्रीज हुआ ना सर। तो इसका मतलब ओपनिंग ज्यादा है तो ओपनिंग ऐड होता, क्लोजिंग लेस होता, तो ये 4000 क्या होगा? ऐड हो जाएगा। 4000 कहाँ गया अभी? नहीं लिया है। ओ ये भाई साहब मेरा तरह। हाँ आपको कॉल करते हैं सर। हाँ हाँ हाँ, नहीं आया नहीं आया नहीं आया। चल जाइए चल जाइए, हाँ चल जाइए, हम कॉल कर दे रहे हैं, चल जाइए। सर होमवर्क की तो फोटो तो था, मोबाइल में नहीं है तो फोटो लेके जाओ। कोई फ्रेंड ही नहीं है आप मेरा। कलीग्स तो है ना सर। कलीग की कोई बात ही नहीं। अरे बात करने क्या है, काम के लिए तो इंसान तो बात करता है सर। सर देखिए ये वाला गलत बना है, ये 4000 रुपए यहाँ पर और ऐड होगा।
ठीक है, तो ये 96,000 आएगा। कितना आएगा जीपी? ये 96,000 आएगा। ये आंसर मैच करने के चक्कर में बेटा 1 लाख रुपए से 4,000 रुपए लेस, ये 96,000 होगा सर। तो ये 96,000 डिवाइडेड बाय 4 लाख इंटू 100 इज इक्वल टू 24% हो। ठीक है, 47 पे क्या दिक्कत हुआ भाई? अच्छा, नेट प्रॉफिट गिवन नहीं दिया है। हाँ, तो ये डेटा इनकम्प्लीट है, छोड़ दीजिए। ऐसे इजी क्वेश्चन था। 47 के बाद 48, फोर्टी एट छोड़ दीजिए, 49, क्या 49 पे देख लीजिए सर। ये डेटा गिवन था और ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक से एवरेज निकल जाएगा। स्टॉक टर्नओवर रेशियो इक्वल टू क्या है? 8 टाइम्स। अच्छा, ये तो भी रेशियो बताएंगे ना, दे दिया। चलिए, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइड बाय व्हाट? एवरेज स्टॉक इसका फॉर्मूला है। जो लोग नहीं किया तो अपने लोग आज करेंगे, डोंट वरी। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इक्वल टू व्हाट? अब देखिए, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड गिवन था, एवरेज स्टॉक गिवन है, रेशियो गिवन है, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकल गया 6,40,000, एवरेज स्टॉक इज 80,000। अब जीपी यहाँ बोला 25% ऑन कॉस्ट है, तो 6,40,000 के ऊपर 25% है ना, तो कितना आ जाएगा? तो सेल निकल जाएगा सर 6,40,000, ये तो कॉस्ट हो गया प्लस 25% उसके ऊपर में जीपी। यहाँ पर एक लाइन और होता, दैट इज जीपी इक्वल टू 25%, नहीं 125% ऑन कॉस्ट। नहीं समझे? सेल्स इक्वल टू कॉस्ट प्लस जीपी होता, तो कॉस्ट 100 है और जीपी 25% ऑन कॉस्ट बोला, तो सेल कितना परसेंट हुआ? 125%। तो आप 125% डायरेक्टली कर लेंगे तो भी आ जाएगा 8 लाख रुपए। ठीक है, नाउ क्वेश्चन में क्या निकालना था? जीपी रेशियो। सर तो ये तो डायरेक्ट निकल जाता ना। 25% किसके ऊपर बोला था? कॉस्ट के ऊपर में, तो 20% ऑन सेल होता, लेकिन वो निकालना पड़ता है, एक लाइन में नहीं लिख देते हैं आप। सिंस 25% ऑन कॉस्ट इज इक्वल टू 20% ऑन सेल्स, और एग्जामिनर से भीख मांग रहे मार्क्स दे दे तो ऑब्वियसली वो नहीं देगा। ठीक है, क्लियर हो गया सर? तो ये 20% आएगा। क्वेश्चन नंबर 49 के बाद सर 50 बन जाना चाहिए, इजी क्वेश्चन है। होमवर्क किया? भाई साहब, दिस इज नॉट एन एक्सक्यूज। सुबह सुबह कुछ अनाप शनाप मेरे से मत सुन, मेरा दिन खराब जाता है, ऐसा मत कर। होमवर्क करके लाइए सर, आने वाला टाइम में ये सब मैथ फैट सब खत्म हो जाएगा, पता है? तो सब फोटो वगैरह इमेज से ही काम होगा, पीडीएफ से ही काम हो जाता है। कॉन्सेप्ट सुने तो गो ग्रीन का। सर क्वेश्चन नंबर 50 बन गया? अच्छा, 50 का ऑपरेटिंग रेशियो है। ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या था? ऑपरेटिंग कॉस्ट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स इनटू 100। तो सर देखिए, एक बार ऑपरेटिंग कॉस्ट निकालने का देख लीजिए तरीका कैसा है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस ऑपरेटिंग इनकम। क्लियर है? ये अपने लोग फॉर्मूला याद है तो किए हैं। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 3,50,000 प्लस 45,000 माइनस 30,000 इज इक्वल टू ऑपरेटिंग कॉस्ट 4,25,000। 4,25,000 डिवाइडेड 4,60,000 इंटू 100, 92.89%। क्लियर है सर? ऑपरेटिंग रेशियो का ये फॉर्मूला हो गया, ये आंसर है। ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट कितना होगा? ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट कितना होगा? 100 माइनस दिस, रिमेंबर बताए थे। ऑपरेटिंग कॉस्ट कितना है, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो क्या होगा सर? दिस माइनस 100 माइनस दिस, तो आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो आ जाएगा। उसके बाद 51। हाँ, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन लग रहा है। एक बार क्वेश्चन नंबर 51 पे आइए, पढ़िए 51 पे
Calculate operating profit ratio from the following information related to measures Akash, a sole proprietor. Sales minus sales return is equal to net sales. ठीक है, उसके बाद दे दिया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 8,50,000, उससे लेस कर देंगे तो क्या निकल गया? ग्रॉस प्रॉफिट. क्या आ गया? ग्रॉस प्रॉफिट. ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स इनटू 100. क्लियर है? तो क्वेश्चन में नेट सेल तो निकल गया, अब अपने को क्या निकालना वर्किंग में? ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना. तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? ग्रॉस प्रॉफिट से अगर आएंगे तो ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस प्लस ऑपरेटिंग इनकम. तो इतना सारा खर्चा में आपको जानना है कौन सा ऑपरेटिंग है कौन सा नॉन ऑपरेटिंग. क्लियर है? तो आप अगर चेक करोगे तो सर वेजेस क्या है? अच्छा ये तो मेरा डायरेक्ट पे आ गया, तो वेजेस एक्चुअल में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में क्या होगा? वो ऑलरेडी लेस हो चुका है, फिर से लेस करेंगे क्या? ये लेस नहीं होगा सर. ठीक है, यस, तो ये वाला लेस नहीं होगा आइटम. कुछ लोग अगर जो लेस किया है तो गलत किया है सर, ये लेस नहीं होगा. सर ऑपरेटिंग एक्सपेंस पे तो नहीं आएगा ना, एक्सपेंस तो लेस होगा. सीयूजी में तो ऐड होगा, तो ऑलरेडी एडेड है, आपको ऐड करने की जरूरत नहीं. कैरेज इनवर्ड ये भी ऐड करने की जरूरत. लॉस बाय थेफ्ट, दिस इज व्हाट? नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस. सब श्योर है? तो सर एबनॉर्मल लॉस इज व्हाट? ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग? नॉन ऑपरेटिंग, तो वो भी नहीं आएगा. समझ रहे हैं? ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस ये आएगा. सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ये भी आएगा. इंटरेस्ट ऑन लोन इज व्हाट? नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ये मेरा नहीं आता है. इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इज व्हाट? नॉन ऑपरेटिंग इनकम, ये भी नहीं आएगा. तो आप क्वेश्चन को ही समझो, सेल माइनस सेल रिटर्न नेट सेल, उससे माइनस किया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट. क्लियर है? ग्रॉस प्रॉफिट से माइनस होगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस या ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ऐड होगा ऑपरेटिंग इनकम. तो जीपी से केवल दो ही खर्चा लेस होगा, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, वो आएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट. खत्म. सर नॉर्मल लॉस अपने लोग लेस करते ही नहीं. नॉर्मल लॉस का बुक्स में एंट्री नहीं होता, रिमेंबर? नॉर्मल लॉस जस्ट मेरा यूनिट से क्या हो जाता है? लेस हो जाता है. देखिए सर यही है. ओ बाबूजी एबनॉर्मल लॉस को भी लेस कर दिया है, इसको भी लेस कर दिया है. ठीक है तो सही जा रहा है. इंग्लिश. इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट ये भी नहीं आता है, तो आपका 3,62,000 से सिर्फ माइनस हो जाएगा 1,87,000 और 1,63,000. तो लॉस आ रहा है क्या? तो ये भी लेस कर दिया है बाबू साहब, ये पूरा गलत कर दिया नहीं. तो 13,80,000 माइनस 8,50,000 कितना आ रहा है? तो 5,30,000 से ये दोनों आइटम लेस हो जाए, तो लेस करके आ रहा है ऑपरेटिंग प्रॉफिट 1,80,000. 1,80,000 डिवाइडेड बाई नेट सेल्स, राइट? तो 1,80,000 डिवाइडेड बाई नेट सेल्स कितना है? 13,80,000 इंटू 100 कितना आ रहा है? ठीक है सर, नेट सेल्स लेना है ना सर. सेल्स माइनस तो ऑलवेज सेल रिटर्न होगा ना. टोटल कैसे लेंगे अपने? 51 के बाद बोलिए 52 बन गया. अच्छा 52 भी हो गया. 53 चेक करना है क्या? भाई जिसका नहीं बना है काइंडली पूछिए मेरे से, कौन सा 52 नहीं बना है? एक बार चेक करो 52 देखो. फिफ्टी थ्री नहीं बना है, एक बार 53 देख लो, है ना? तो नेट प्रॉफिट 1,50,300 है, यह है तो. और सेल्स कितना है? 7,51,800.
तो नेट प्रॉफिट रेशियो 19.99% ये है। अब उसके बाद और क्वेश्चन में क्या था, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी था। हाँ तो सर नेट प्रॉफिट तो निकालना था, सब लेस कर देते हैं ना सर नेट प्रॉफिट में। सर नेट प्रॉफिट में तो जितना खर्चा है सब लेस कर देना, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जितना है सब लेस हो जाएगा। हाँ इनकम ऐड हो जाएगा, यही तो देखिए। देखिए जीपी था ना सर, ऑफिस लेस कर दिया, सेलिंग लेस कर दिया, इंटरेस्ट ऑन ओडी ये भी क्या है, खर्चा है, ये भी लेस हो गया, अब नॉर्मल लॉस भी लेस हो गया, सिर्फ इनकम यहां पर क्या हो रहा है सर, ऐड हो रहा है, टोटल नेट प्रॉफिट आ गया सर। ठीक है, हो गया सर। जीपी के बाद जीपी के बाद आता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट, फिर क्या आता है, नेट प्रॉफिट। सर हो गया, हाँ 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 सब लेस हो जाएगा। 53 के बाद 54 बोलिए, 54 बन गया सबसे, 55 अच्छा ठीक है 55 बना देते हैं। अच्छा ठीक है 56 बन गया, 57 8 9 9 का प्रॉब्लम है, 59 60 तो सिर्फ दो क्वेश्चन करनी है हमें, वो 55 और 59। चलिए क्वेश्चन नंबर 59 बनाते हैं, ले बाबू दे दे। क्वेश्चन नंबर 55 पढ़िए। 55 भी तो नहीं बना ना, हाँ बना रहा, पढ़िए 55 पढ़िए सर। हे टोपी वाला आगे देख, 55 पढ़िए, देखिए नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट बट बिफोर टैक्स इज ₹1,80,000। दिस इज व्हाट, इसको क्या बोलते हैं, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ये नेट प्रॉफिट नहीं है, ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स है। याद करिए स्टेटमेंट ऑफ पेल, जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आगे फिर जो लेस कर देता है ना टैक्स, वो आता है पैट, तो ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स है। तो इसे याद रखिएगा, टैक्स क्या होगा, लेस होगा। 10% डिबेंचर ₹5 लाख है। अब ये क्या दिया हुआ है सर, ये क्या दिया हुआ है, ये डिबेंचर दिया हुआ है, इसका कोई काम नहीं है, इसके ऊपर में इंटरेस्ट निकलेगा। क्या निकलेगा, इंटरेस्ट भी निकलेगा। इक्विटी शेयर्स कैपिटल 3 लाख। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट बैलेंस का मतलब क्या होता है सर, प्रॉफिट होता है, तो ये भी ऐड होगा रिजर्व में सरप्लस में। मिससेलेनियस एक्सपेंसेस क्या होगा, लेस होगा फिक्टिशियस एसेट्स के तौर पे। टैक्स रेट इज 40%। कंप्यूट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। क्लियर है, तो सर ये रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट का एक लौता क्वेश्चन आपको मिलेगा, ठीक है। और ये एग्जाम के पर्सपेक्टिव से हम बोले तो उतना ज्यादा रिलेवेंट नहीं है, बट इसको सीखना चाहिए। तो सबसे पहले फार्मूला बताइए, फार्मूला क्या होता है, तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ये रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आप लोगों को पैट लिखा है थे क्या, पैट था ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स था, देखिए आफ्टर टैक्स है क्या, सॉरी सॉरी इसको चेंज करिए तो प्लीज, प्रॉफिट बिफोर टैक्स होगा, उसको चेंज करिए प्लीज, वो प्रॉफिट बिफोर टैक्स होगा। क्योंकि कैपिटल एम्प्लॉयड में हमारा डिबेंचर भी आता है ना, उसको चेंज करिए, प्रॉफिट बिफोर टैक्स करिए, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, इंटरेस्ट भी ऐड कर गया, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, इंटरेस्ट एंड टैक्स। इन शॉर्ट में इसको EBIT बोलते हैं, क्या बोलते हैं,
आप लोग एफएम में रीड करोगे ईबीआईटी का मीनिंग क्या होता है। ईबीआईटी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ईबीआईटी बोलते हैं उसको, ठीक है। नहीं, डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड है सर, वो तो रिटर्न ऑन इक्विटी में था, शेयर होल्डर्स फंड, इसमें तो कैपिटल एम्प्लॉयड। तो सर ईबीआईटी दैट इज अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड, ये फॉर्मूला है, ठीक है। अब नीचे में निकालें एक एक करके, वेयर ईबीआईटी इक्वल टू, पहले ईबीआईटी निकालेंगे अपने लोग। ईबीआईटी में देखिए क्या क्वेश्चन में आपको प्रॉफिट क्या गिवन दिया था, बट आफ्टर क्या लिखा था, प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट बट बिफोर टैक्स। कितना रुपया गिवन था, 1,80,000। प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट बट बिफोर टैक्स इज रुपीज 1,80,000। और यहां पर फॉर्मूला में क्या लिखा हुआ, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, मतलब इंटरेस्ट से भी पहले, किससे पहले। और यहां क्वेश्चन में क्या है, तो अपने को क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्ट को लेस करना पड़ेगा। सर आफ्टर इंटरेस्ट है, मतलब इंटरेस्ट क्या किया, ऑलरेडी लेस किया हुआ है, और अपने को ऊपर में क्या चाहिए, बिफोर इंटरेस्ट चाहिए, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट चाहिए। तो प्रॉफिट इसका मतलब इसमें ऑलरेडी लेस किया हुआ है, तो दोबारा क्या करना होगा, ऐड करना होगा। तो ऐड में लिखे इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट देखिए किसका है सर, तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। चेक करो कितना रुपया था डिबेंचर, 5 लाख के ऊपर में 10% है सर, ठीक है। 5 लाख के ऊपर में 10% है, इज इक्वल टू हाउ मच, 50,000। 50,000 रुपए का इंटरेस्ट दे रहा है सर, कितना हो गया, 2,30,000। हो गया। अब क्या है सर, टैक्स क्या करना है, लेस करना है। हमारा क्वेश्चन में क्या है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, तो टैक्स यहां पर लेस करना है कि नहीं करना है, लेस नहीं करना है सर। yes. तो ये आ गया ईबीआईटी। वो भी लेस होता, लोन का इंटरेस्ट भी लेस होता। हाँ, नंबर 2 में क्या निकालना है, कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला बताइए क्या था, शेयर्स कैपिटल में 2 चीज आता है, इक्विटी शेयर्स कैपिटल प्लस प्रीफरेंस शेयर्स कैपिटल, है ना सर, प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। सर फॉर्मूला बहुत सारा है, आपको डेटा के बेसिस में देखना होगा कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हो। प्लस क्या होता है, नॉन करेंट लायबिलिटी, या जिसको आप बोलते हैं नॉन करेंट लॉन्ग टर्म लायबिलिटी जो हो गया, नॉन करेंट लायबिलिटी ऐड हो जाएगा। हाँ सर, कैपिटल एम्प्लॉयड याद करिए, कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का दो अप्रोच बताए थे, एक था एसेट्स और एक था लायबिलिटी। एसेट्स वाला क्या था, फिक्स्ड एसेट्स प्लस करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। तो यहाँ तो एसेट्स है ही नहीं है, तो कौन सा अप्रोच होगा, दूसरा वाला होगा, लायबिलिटी अप्रोच। माइनस क्या कर देते सर, फिक्टिशियस एसेट्स। फिक्टिशियस एसेट्स पता उर्दू में क्या बोलते हैं, भूतड़ा एसेट्स। कोई नहीं बोला, एक ही जन बोला, मजा है ना सुनने में। भूतड़ा एसेट तुम रिपीट कर सकते हैं समझ में कुछ और भाई, गाली नहीं है भाई।
अरे लिखा हुआ है बुक में। उर्दू में कौन एग्जाम दिया 11-12 में? एग्जैक्टली माई पॉइंट। सर मेरा अंग्रेजी बहुत वीक था क्लास 10। आई जस्ट गॉट 27। मेरा माध्यमिक में अंग्रेजी में 27 आया था। बहुत वीक था सर। अब क्या हो गया ना कि देखिए 10 तक के लेवल पे ना कि जितने भी बुक्स वगैरह है ना सब उर्दू में आपको मिल जाते हैं, ठीक है। 11-12 का ना उस समय उर्दू में बुक अवेलेबल नहीं था, और उर्दू का बुक अवेलेबल था जो मोहम्मद जान से पढ़ा है ना, वहां पर एक है बुक सेंटर है, क्या नाज है, क्या नाम है पता नहीं, देखेंगे। तो वहां पे ना उर्दू का बुक अवेलेबल था अकाउंट्स का, पता नहीं कोई चचा लिखा था, नाम याद नहीं है उसका। वो वर्ड लिखा रहा भाई। अब टीचर जो पढ़ा रहा है वो इंग्लिश बुक से पढ़ा रहा है। अब आप इमेजिन करो कि मेरा अंग्रेजी उतना स्ट्रांग था नहीं, अब हमको ट्रांसलेट करना पड़ रहा था अंग्रेजी टू उर्दू। अब उर्दू को जब बुक निकाले तो भाई साहब वो तो 10 साल पढ़ा है तो थोड़ा इजी लगेगा मेरे को। वहां जब वर्ड पढ़ रहे हैं, एसेट्स का मतलब असासा है जहाज, ट्रायल बैलेंस का मतलब हो गया खाता, क्या डे बुक का मतलब खाता बही, बही खाता, अरे बाप रे बाप, मतलब कि फाइनल अकाउंट का मतलब हो गया आखिरी आखिरी मरहला, सम सॉर्ट ऑफ ऐसा था। ये साला फिक्टिशियस एसेट्स का मतलब भोतड़ा एसेट्स। हम हिल गए, हम बोले भाई साहब ये क्या है, ये इजी है या डिफिकल्ट है। अब एग्जाम में सोचिए कि हम किस बेसिस से लिख रहे थे। एग्जाम में हम उर्दू भी लिख रहे हैं और जो डिफिकल्ट है उसका इंग्लिश भी याद करके वहां इंग्लिश भी लिख रहे हैं ब्रैकेट में कि भाई साहब कहीं एग्जामिनर को पता नहीं हो, मेरा नंबर नहीं काट ले, इतना डर था। तो काफी मतलब डिफिकल्ट फेज में। अच्छा इक्विलिब्रियम पता चला, देखिए सबका बुक उर्दू में अवेलेबल था, ठीक है। इकोनॉमिक्स का अवेलेबल नहीं था भाई साहब, अलग लेवल। इकोनॉमिक्स का उर्दू में बुक है ही नहीं है, छान लिया पूरा कलकत्ता, कहीं नहीं मिल रहा है। अब क्या करे भाई साहब, इंग्लिश में ही पढ़ा, क्या करें आदमी, इंग्लिश में ही पूरा पढ़ के गए, पूरा पढ़े इंग्लिश में। अब एग्जाम में जाके देखें तो भाई साहब इक्विलिब्रियम इसका क्या लिखे उर्दू में। तो इंग्लिश में पढ़ के गए, एग्जाम उर्दू में लिख के आया, समझ गए। इंग्लिश उर्दू एक क्वेश्चन जो सही लग रहा था, हाँ भाई पूरा पॉइंट इंग्लिश वाला मेरे को याद था, होता है ना पॉइंट आपको याद रहता है, तो इंग्लिश में पॉइंट लिख रहे हैं, अंदर में उर्दू चला रहे हैं, पूरा कचड़ा। इन शॉर्ट में मतलब उर्दू इंग्लिश मिक्स करके लिख रहे हैं। एग्जामिनर भी परेशान हो गया कि किया क्या। वो तो ऐसे जाते हैं जैसे टिक कर दे इंग्लिश वाला इंग्लिश। मेरा मार्क्स इकोनॉमिक्स में सेकंड हाईएस्ट है, इकोनॉमिक्स में 86। अब सब दोस्त लोग ना एक ना कमीना दोस्त लोग रहता है, सब देख के ना शॉक, 86 लेके आया भाई। बोला इकोनॉमिक्स का पेपर खराब गया, उर्दू में लिख कर आया। इक्विलिब्रियम का मतलब उर्दू में लिख के क्या आया नहीं आया है, खाली इक्विलिब्रियम लिख रहा है, पूरा गंदा किया था। हमको तो लगा भाई 40-50 से देगा बहुत है, वो 86 आया। मेरे से ज्यादा ना दोस्त लोग को दुखी हो रहा है, और उन लोग को ना गाली देने का दिल कर रहा है लेकिन गाली नहीं दे रहा है, ऐसा सिचुएशन था। अकाउंट्स में 95 दिया, एक्चुअल में अकाउंट्स में 97 आया था। जो स्कूल के जो टीचर थे ना, क्या नाम है, जो मोहम्मद जान में जो पढ़ा, उनका नाम भूल गए, बिजनेस स्टडी पढ़ाते थे, जो ऐसे ऐसे करते थे। शायद कोई पढ़ा है मोहम्मद जान वाला, कोई पढ़ा है मोहम्मद जान वाला? अरे बिजनेस स्टडी जो पढ़ाते थे, उनका आदत था चौक लेके आते थे। अब आदमी भी शौक में भाई साहब क्या कर रहा है। वो हमको बोले थे कि आपका 97 आया था लेकिन तुम उर्दू में लिखा था इसलिए तुम्हारा 2 नंबर काट लिया। उस वक्त मेरे टाइम पे वेस्ट बंगाल का हाईएस्ट अकाउंट्स में 97 था पूरा बंगाल पे। अभी तो सब 99, 100 वगैरह लिया था, समझा। तो उर्दू ले लिया सर मेरा।
अब उर्दू मेरे को नहीं लगता कि हम लिख पाएंगे, पढ़ लेंगे लेकिन लिख नहीं पाएंगे। सर देखिए देखिए, जोक सपाट, ठीक है, कोई जज नहीं करेगा भाई। अभी अंग्रेजी मेरा स्ट्रांग है, किसी को बात करना तो आ जाइएगा। पढ़िए सर, बोलिए कितना है? इक्विटी से कैपिटल कितना है? प्रीफरेंस शेयर है क्या? रिजर्व में सरप्लस के लिए पीएल कितना रुपया? नॉन करंट लायबिलिटी में क्या आएगा? डिबेंचर। फिक्टिशियस एसेट्स माइनस 15,000 रुपये। 8,55,000, ठीक है। आ गया सर। तो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 2,30,000। अच्छा, यहाँ इंटू 100 होगा, परसेंटेज में अपने लोग निकालते हैं। और ये आ गया कैपिटल एम्प्लॉयड 8,55,000 इंटू 100 से 26 क्या? स्कूल लाइफ सबसे बेटर था। आप लोग तो कॉलेज लाइफ एंजॉय कर नहीं पाए सही। सर हो गया? आगे बोलिए, आगे क्या है? 1 मिनट रुकिएगा ना सर। हेलो, अच्छा ठीक है, आप पहुंच गए? हाँ ठीक है, हम कॉल करके बोल रहे हैं। हाँ भाई, भाई वो बोला दे दीजिए। सरफराज बोल रहा हूँ रिपर यूनिट से। सर 59। ठंड लग रहा है, एसी बंद कर दिया ना प्लीज। छोड़ दिए, बंद कर। सर 59। है सर 59 एक बार पढ़िए क्या है? ऑपरेटिंग रेशियो। अच्छा, ये ऑपरेटिंग रेशियो नहीं होगा, वो ओपनिंग स्टॉक होगा। प्लीज चेंज इट, वो ओपनिंग स्टॉक होगा सर, ओपनिंग स्टॉक होगा। ओपनिंग स्टॉक, परचेज, क्लोजिंग स्टॉक, डेटर, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, फिक्स एसेट्स। अच्छा, जीपी रेशियो बोला 25% ऑन कॉस्ट विच इज सो इजी, 20% ऑन सेल्स, लेकिन अपने लोग इसको दिखाएंगे निकाल के। और फिर क्वेश्चन में दे दिया सर ऑपरेटिंग रेशियो, तो बन तो जाएगा सर। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया, फिर ऐड कर देंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, तो ऑपरेटिंग कॉस्ट निकल जाएगा, हो जाएगा ना। तो ये हमारा हो गया सर। नाउ हेडिंग पे लिखिए, जहां फॉर्मूला वहां पे लिखिए सोल्वेंसी रेशियो। हेडिंग पे लिखिए सर सोल्वेंसी रेशियो।
फिर जीपी से बैक कैलकुलेशन करके सेल निकल जाएगा ना सर, 100/20 करके। आप लोगों में से बेसिक ऑफ कंप्यूटर किससे किससे नहीं किया अभी तक? सर सेंड करिए ना व्हाट्सएप में, हाय लिखे आप। अच्छा अच्छा एक मिनट हो, तुम कॉल। बेसिक ऑफ कंप्यूटर किसे किसे नहीं किया अभी तक का? आप लोगों को कंप्यूटर नहीं आता है? टैली कितना लोग नहीं किया टैली? बहुत सारे लोगों को टैली नहीं आता है। अच्छा, टैली में भी दो चीज है, एक तो टैली आरपी और एक टैली प्राइम था। प्राइम कितना लोग नहीं किया अभी तक? प्राइम नहीं आता ना? सर देखिए, सॉल्वेंसी रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियो किसको बोलते हैं? कौन बताएगा? सोल्वेंसी का मतलब क्या है भाई? सोल्वेंसी का मतलब क्या होती है? बोलिए। भाई भेजिए, वहीं पर होगा, हम कॉल कर देंगे। भेजिए उसको, हम दे रहे हैं। ठीक है। हाँ हाँ, क्या चीज? हाँ हाँ हाँ। अरे यार, ये फोन पे का गैलरी दे दिया है, इससे स्कैन कैसे हो? एक मिनट सर, एक जन को यूपीआई पेमेंट करना है।
हाँ चल जाइए, ले लीजिए। भाई दे दीजिए काइंडली उसको, और एक बार कॉल कर दीजिएगा दे देने के बाद। सॉरी सर, देखिए सॉल्वेंसी रेशियो का मतलब क्या होता है, दो तरह का रेशियो होता था सर, एक था पोजीशन बेसिस और एक था प्रॉफिटेबिलिटी बेसिस। तो प्रॉफिटेबिलिटी बेसिस में अपने लोग ने पढ़ लिया राइट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, ऑपरेटिंग कॉस्ट, ये सारा था, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑन इक्विटी। नाउ सर पोजीशन बेसिस में देयर आर टू टाइप्स, एक होता है शॉर्ट टर्म, एक होता है लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म विच मीन्स विच डिस्क्राइब द शॉर्ट टर्म पोजीशंस ऑफ द बिजनेस विच इज लिक्विडिटी रेशियो, करंट रेशियो, क्विक रेशियो, एब्सोल्यूट क्विक रेशियो, वो अपने लोग ने पढ़ चुके हैं। Solvency ratio is the ratio which describe the long-term positions of the business. We describe about any company that can be viable in long term or not. वो long term में आप उस कंपनी के ऊपर में पैसा लगा सकते हो या आप नहीं लगा सकते हो, ये बताता है। क्लियर है? तो देर आर सम रेशियो, जिस रेशियो से अपने लोग एनालाइज कर पाएंगे, इंटरप्रेट कर पाएंगे कि वेदर वो कंपनी लॉन्ग टर्म के हिसाब से इज गुड और नॉट। क्लियर हो गया? खास तौर से जितनी भी ब्लू चिप्स कंपनी रहती है, मैंने आपको बताया था कि लोग क्यों इन्वेस्ट करते हैं, है ना। ये आप एक मेन इनकम से कमाओगे, लेकिन हर एक इंसान चाहता है कि एक आपका पैसिव इनकम करे। तो वो पैसिव इनकम क्या करता है, वो इन्वेस्ट करता है दूसरे कंपनीज के ऊपर में। तो इन्वेस्ट करोगे तो क्या आंख बंद करके कर दोगे, कोई बाबा बोला इसमें लगा दो, आपने लगा दिया, भैया खत्म हो जाओ। तो इन्वेस्ट करने के लिए आपको खुद से रीड करना होगा। तो रीड करने के लिए क्या करोगे, आपका माइंड पे होना चाहिए कि विदर मैंने शॉर्ट टर्म में इन्वेस्ट करना है या मैंने लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करना है। तो शॉर्ट टर्म में वो सारा रेशियो को आप चेक करोगे, और लॉन्ग टर्म में अभी जो बता रहे हैं इस रेशियो को आप चेक करोगे विदर कंपनी इज डूइंग गुड और नॉट। क्लियर है? अब ये तो रेशियो के हिसाब से कर लिए, लेकिन ये कंपनी का जितना भी ये सब डेटा वगैरह रहता है, सब मैनिपुलेटेड डेटा रहता है थोड़ा, ठीक है, अच्छे से दिखा के। तो जब एनुअल अकाउंट्स अपने लोग पढ़ेंगे तो उसमें बहुत सारी चीजें समझ में आता है। एक्चुअल में द बेसिक जो रहती है ना, वो रहती है नोट्स टू अकाउंट्स, ठीक है। लेकिन लोग पैसे वगैरह बचाने के लिए, माइंड बचाने के लिए लोग क्या करते हैं ना, बहुत सारे इन्वेस्टर को फॉलो करते हैं। वो इन्वेस्टर वगैरह का BBC चैनल है, जी बिजनेस वगैरह चैनल है, ये सारे रीड करते हैं, बहुत सारे इन्वेस्टर को पढ़ते हैं, उन लोग एडवाइस देता है, वो एडवाइस के पीछे लगा देता है पैसे। पता चला वो इन्वेस्टर जो है इन्फ्लुएंसर बन गया, मार्केट को बेटा हिला रहा है। बहुत सारे ऐसे। देखिए सोल्वेंसी रेशियो में सबसे पहले आता है सर डेब्ट इक्विटी रेशियो। डेब्ट इक्विटी रेशियो, ठीक है। डेब्ट इक्विटी रेशियो का जो बेसिक फार्मूला होता है वो होता है डेब्ट डिवाइडेड बाय इक्विटी, ठीक है। डेब्ट डिवाइडेड बाय इक्विटी, क्लियर है। अब डेब्ट ऊपर में है, इक्विटी नीचे पे है। अगर यहां पे लिखा हुआ है, मान लीजिए ये मेरा 2 रुपया है और ये मेरा 1 रुपया, तो इसका मतलब क्या हो गया, इस कंपनी का इक्विटी 1 रुपया है और डेब्ट कितना रुपया है, 2 रुपया। अगर यहां पे लिखा रहा है कि मान लीजिए 3 है और ये मेरा 2 है या ये मेरा 5 है, तो इसका मतलब क्या हो गया, 60% ऑलमोस्ट। तो इस कंपनी का इक्विटी इतना रुपया है और डेब्ट क्या है, कम है ना। अब हमको बताइए दोनों में से कौन सा अच्छा है, कौन सा अच्छा है, सेकेंड वाला या फर्स्ट वाला। सेकेंड का क्या मीनिंग हो रहा है कि कंपनी का इक्विटी ज्यादा है, मतलब कंपनी का खुद का कैपिटल, खुद का डेट इज शेयर होल्डर का जो मेरा कैपिटल है वो ज्यादा है रादर देन मार्केट से। मार्केट मतलब डेट इज लोन, तो लोन लिया तो उसको क्या देगा, इंटरेस्ट देगा। बात समझ में आ रहा है। तो एज अ शेयर होल्डर अगर आप इन्वेस्ट करोगे, एज अ शेयर होल्डर इन्वेस्ट करोगे, तो आपको क्या चेक करना है, कंपनी का लिवरेज जितना कम है। लिवरेज का मतलब होता है लोन, लिवरेज का मतलब होता है लोन। कि कंपनी का लिवरेज जितना ज्यादा कम है, इसका मतलब वो इंटरेस्ट उतना कम देगा, इंटरेस्ट उतना कम देगा, इसका मतलब प्रॉफिट ज्यादा आएगा, प्रॉफिट ज्यादा आएगा, इसका मतलब उसका इक्विटी का प्राइस क्या होगा, ज्यादा बढ़ेगा। अर्निंग पर शेयर रिमेंबर, तो इक्विटी का प्राइस क्या होगा, ज्यादा बढ़ेगा। तो जो भी शेयर होल्डर है अगर वो इक्विटी में इन्वेस्ट करता है तो क्या देखता है, कंपनी का लेवरेज कम है या नहीं। क्लियर है।
तो ये ज्यादा अप्रोप्रिएट है। लेकिन मार्केट दूसरे हिसाब से भी सोचता है, याद रखिएगा, हर एक का प्लस माइनस भी होता है। दूसरे हिसाब से क्या है, अब आप यहाँ पे चेक करो, यहाँ पे 1 रुपया सिर्फ ये इक्विटी लगाया है और डेप्थ कितना रुपया, 2 रुपया। विच इज गुड और विच इज बैड? आपको बैड लग रहा है कि नहीं, कि भैया इसका खुद का रुपया 1 रुपया लगा हुआ है और मार्केट से 2 रुपया लगा हुआ है ना, मतलब डेप्थ ज्यादा है इक्विटी से। लेकिन मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू में देखिए कि इसका रिलेशन अच्छा है, कि भैया इसका क्रेडिट वर्दिनेस ज्यादा है, कि ये 1 रुपया खुद का लगाया है लेकिन मार्केट में 2 रुपया इसके ऊपर लगाने वाला है। इसका मतलब इसका क्रेडिट वर्दिनेस और ट्रस्ट क्या है, अच्छा है। कंपनी का गुडविल क्या है, अच्छा है। कोई रुपया ऐसे थोड़ी ना पैसा लगा देता है। आप तो एक छोटा मोटा इन्वेस्टर है, बड़ा बड़ा बैंक जो इन्वेस्ट करता है, लोन देता है, तो वो लोग तो बुक चेक करेगा। आपसे ज्यादा वो लोग का डिटेल चेक हुआ, राइट? तो लोग डिटेल चेक करने के बाद में ये डेप्थ दिया है, तो उन लोग का पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिएगा तो क्या है, अच्छा है। तो ये दोनों बेस्ट थिंग है, ठीक है। वो चेक करते हैं, बहुत सारा क्लॉजेस, बहुत सारा इसमें रीड किया जाता है, तब समझते हैं कि लॉन्ग टर्म के हिसाब से क्या है। बट जितनी भी ब्लू चिप्स कंपनी है उसमें आप लॉन्ग टर्म में आराम से डाल सकते हैं, ठीक है। बस अभी मत डालिएगा, अभी थोड़ा सा रुक जाइएगा, अभी मार्केट थोड़ा सा और टूटेगा। इन लोगों का क्राइसिस वगैरह का कोई अपडेट है क्या, रशिया और आपका यूक्रेन वगैरह का? कुछ हुआ, कुछ हुआ मतलब, या अभी भी ऐसे ही कुछ अपडेट नहीं दिया ना? एक सिंपल सा एडवाइस देना चाहते हैं जो शेयर्स में खेल रहा है, जैसे ही कुछ भी अपडेट आया, खतरनाक वाला अपडेट, तो भाई साहब पैसा निकालो और गोल्ड में डाल दो। पैसा निकालो, गोल्ड में डाल दो जितना रुपया है, और मार्केट जैसे गिरा फिर से बाई कर लो। नहीं समझे? जैसे ही मामला सुधरा फिर से बाई कर लो। या दूसरा ऑप्शन जो ऑप्शंस में खेलता है, कॉल पुट में, तो भाई साहब पुट में खेलो, कॉल में दिमाग मत डालो। बाउंसर के बहुत सारा लोग का चेहरा से पता चल रहा है थोड़ी। सर पैसा कमाना बहुत इजी है आज के टाइम में, यकीन मानिए। आप लोग को वैसा थोड़ा पढ़ाई करिए तभी हो पाएगा, अदरवाइज दिक्कत है। घर बैठे बैठे पैसा कमा सकते हैं। सर डेप्थ बाय इक्विटी, राइट? डेप्थ डिवाइडेड बाय व्हाट? इक्विटी है। अब यहां पर 2 पॉइंट ऑफ व्यू है सर। डेप्थ का मतलब यहां पर दो चीजें, एक होता है लॉन्ग टर्म डेप्थ। क्या होता है सर? एक क्या होता है बताइए? लॉन्ग टर्म डेप्थ। और एक फॉर्मूला बेसिस होता है ऐसा, टोटल डेप्थ। एक होता है लॉन्ग टर्म डेप्ट और एक होता है टोटल डेप्ट। मतलब डेट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला बनाने का 2 तरीका है, एक हो गया लॉन्ग टर्म, एक हो गया टोटल। लॉन्ग टर्म में अगर अपने लोग जाएंगे तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा लॉन्ग टर्म डेप्ट डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स फंड। क्या होता है? लॉन्ग टर्म डेप्ट डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स फंड, ठीक है, डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स फंड। नाउ लॉन्ग टर्म डेप्ट में मैं आपको वर्ड बता रहा हूं, नॉन करंट लायबिलिटी। क्या वर्ड है? कौन सा लायबिलिटी? नॉन करंट लायबिलिटी। अब याद करिए फाइनल अकाउंट में नॉन करंट लायबिलिटी में क्या था, नीचे में यहां पे लिखते हैं वेयर लॉन्ग टर्म डेप्ट इक्वल टू व्हाट। तो लॉन्ग टर्म डेप्ट में क्या क्या आ जाएगा, है ना सर? तो लॉन्ग टर्म डेप्ट में क्या आएगा? डिबेंचर, डिबेंचर आएगा सर, बैंक लोन, लॉन्ग टर्म लोन, पब्लिक डिपॉजिट। पब्लिक डिपॉजिट मतलब जो आपने पब्लिक से पैसा लिया, समझ रहे हैं? पब्लिक डिपॉजिट प्लस मॉर्गेज लोन, मॉर्गेज लोन। तो बिजनेस क्या करती है ना सर, बिजनेस क्या करती है, स्टॉक को गिरवी रखकर, उसको हाइपोथेटिकल रखकर लोन उठाती है। कोई एसेट्स खरीदा उसके बेसिस में लोन उठाता है ना? अगर आप हाउस के बेसिस में लोन उठाते हैं, दैट इज होम लोन। तो बिजनेस में भी बहुत सारा फिक्स एसेट्स होता है, उसके बेसिस से भी क्या करता है उन लोग, लोन उठाता है। क्लियर है? तो ये हमारा लॉन्ग टर्म डेप्ट में आ गया।
शेयर होल्डर्स फंड में क्या आता है? उतारिए दूसरा वाला में सर, शेयर होल्डर्स फंड में क्या क्या आता है? कैपिटल एम्प्लॉयड याद है, रिमेंबर? कैपिटल एम्प्लॉयड से सिर्फ माइनस क्या कर देते हैं? नॉन करेंट लायबिलिटी। तो शेयर होल्डर्स फंड में बेसिकली सर जितना भी इक्विटी है उसको अपने लोग लेते हैं। तो यहां पर आ जाएगा सर इक्विटी शेयर्स कैपिटल प्लस प्रीफरेंस शेयर्स कैपिटल, क्लियर है, प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, और माइनस क्या होता है सर? फिक्टिशियस एसेट्स, माइनस फिक्टिशियस एसेट्स, क्लियर है? अच्छा, फिक्टिशियस एसेट्स का मतलब भी यहां पर लिख लीजिए। फिक्टिशियस एसेट्स में क्या क्या आता है? मेरे को लगता है कि इसमें आप लोगों को शायद डाउट हो जाए, तो फिक्टिशियस एसेट्स में क्या क्या आता है वहां पे लिखिए। फिक्टिशियस एसेट्स में आता है सर प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, ठीक है, फॉर्मेशन एक्सपेंसेस, फॉर्मेशन एक्सपेंसेस, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, या फिर इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट। समझ रहे हैं? कोई भी सस्पेंस अकाउंट्स अगर आप एसेट साइड में देखेंगे तो वो मेरा फिक्टिशियस एसेट्स, ठीक है। ये प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस और ये सब क्या है? फॉर्मेशन एक्सपेंसेस। कोई भी कंपनी को इनकॉर्प करने से पहले देयर आर सम एक्सपेंडिचर नीडेड टू बी इनकर, राइट? दोस एक्सपेंडिचर कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज एन एक्सपेंसेस सिंस बिजनेस अभी तक फॉर्म हुआ नहीं है, तो वो तमाम खर्चा को अपने लोग एज अ ऑल टुगेदर एक खर्चा बोलते हैं, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, और उसको फिक्टिशियस एसेट्स ट्रीट करते हैं, और इनकम टैक्स के हिसाब से 5 ईयर्स में उसको अपने लोग क्या करते हैं सर? लेस करते हैं, 5 ईयर में उसको राइट ऑफ करते हैं, ठीक है, जिसको प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस बोलते हैं अपने। क्लियर है? तो ये सारा पार्ट हो गया। तो ये हमारा लॉन्ग टर्म डेब्ट में हो गया सर। ऑन द बेसिस ऑफ टोटल डेब्ट में अगर आएंगे, टोटल डेब्ट में अगर आएंगे तो फॉर्मूला होता है टोटल डेब्ट डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स फंड, टोटल डेब्ट डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स फंड। अगर ऑन द बेसिस ऑफ टोटल डेट में आएंगे तो फॉर्मूला क्या हो गया? टोटल डेट डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स फंड, ठीक है। नाउ टोटल डेट इक्वल टू व्हाट? टोटल डेट का मतलब क्या होता है सर? वेयर टोटल डेट इक्वल टू, दैट इज लॉन्ग टर्म डेट, जो भी अपने ने लिखा, और इसके साथ आ जाता है सर प्लस करंट लायबिलिटी, प्लस क्या आ जाएगा? करंट लायबिलिटी। इसके साथ आ जाता है सर करंट लायबिलिटी। क्लियर हो गया? आई गेस करंट लायबिलिटी लिखाने की जरूरत नहीं है, पता है क्या क्या था आपको। तो ये हमारा डेब्ट बाय इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला होगा। ना क्वेश्चन में अगर आपको बोला ना रहा किसमें करना है, सिर्फ डेब्ट इक्विटी रेशियो दे दिया, तो आप लोग ऑलवेज लॉन्ग टर्म प्रीफर करेंगे। इसमें प्रीफर करते हैं लॉन्ग टर्म लेते हैं, अपने लोग टोटल डेट को कंसिडर्ड नहीं करते अनटिल अनलेस क्वेश्चन स्पेसिफिकली आप लोग को बताएगा तब करोगे, अदरवाइज आपको ऑलवेज लॉन्ग टर्म लेना। क्लियर हो गया? हटाएं, दूसरा वाला भी लिखिए। प्रोप्राइटरी रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो।
इसका फॉर्मूला होता है शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर्स फंड डिवाइडेड बाय टोटल टैंजिबल एसेट्स, टोटल टैंजिबल एसेट्स, which is fixed, which is what? Fixed. Total assets divided by shareholders fund divided by total tangible assets. Now shareholders fund का मतलब आपको पता है, लिखा चुके हैं अभी, क्या है इसमें, क्या क्या आता है? इक्विटी से कैपिटल, प्रेफरेंशियल कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस माइनस फिक्टिशियस एसेट्स। क्लियर हो गया? टैंजिबल एसेट्स पता है आपको, ऑल द फिक्स्ड एसेट्स एक्सेप्ट इनटैंजिबल। इनटैंजिबल इज व्हाट? जो एसेट्स को छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, बट महसूस कर सकते हैं कि मेरा एसेट्स है कि नहीं। ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, पता नहीं आप लोग कहाँ कहाँ जाएंगे, क्या सोच रहे हैं। तो सर दोस आर नोन एज इनटैंजिबल एसेट्स। इट इज लाइक योर ब्रांड, ब्रांड है आपका, इज्जत, रेस्पेक्ट, दोस आर कॉल्ड व्हाट? इनटैंजिबल एसेट्स। क्लियर है? तो ये हमारा हो गया। आई गेस मेरे को इसमें कोई लिखाना नहीं है। नंबर 3 पे लिखे कैपिटल गियरिंग रेशियो। नंबर 3 पे लिखे कैपिटल गियरिंग रेशियो। कैपिटल गियरिंग रेशियो सर। नाउ व्हाट इज मीन बाय कैपिटल गियरिंग रेशियो? इसका पहले फॉर्मूला लिखे तो उससे समझ में आ जाएगा आपको। कैपिटल गियरिंग, 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 यस, गियर गियर गियर, कैपिटल गियरिंग रेशियो, गेनिंग नहीं है, कैपिटल गियरिंग रेशियो। ठीक है? इसमें आता है सर फिक्स इंटरेस्ट बेयरिंग सिक्योरिटीज, फिक्स इंटरेस्ट बेयरिंग सिक्योरिटीज, बेयरिंग सिक्योरिटीज, फिक्स इंटरेस्ट बेयरिंग सिक्योरिटीज ब्रैकेट में, या फिर तो फिर लायबिलिटी डिवाइडेड बाय इक्विटी शेयर होल्डर फंड, डिवाइडेड बाय इक्विटी शेयर होल्डर फंड, डिवाइडेड बाय इक्विटी शेयर होल्डर फंड। ठीक है? ये क्या है? अब देखिए हमारा डेब्ट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला क्या था? लॉन्ग टर्म डेब्ट डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स फंड। और लॉन्ग टर्म में बेसिकली क्या लिया अपने लोग? नॉन करेंट लायबिलिटी। और नॉन करेंट लायबिलिटी में बेसिकली क्या है? डिबेंचर है। ये डिबेंचर के साथ इसका इंटरेस्ट फिक्स होता है कि नहीं होता? सम सॉर्ट ऑफ। बैंक लोन के साथ भी इंटरेस्ट आता है, लॉन्ग टर्म के साथ भी आता है, पब्लिक डिपॉजिट के साथ नहीं आता है। होता है। देखिए पब्लिक डिपॉजिट के साथ नहीं आता है, पब्लिक बोल लेते हैं ना। नेक्स्ट में सर देखिए नेक्स्ट में मॉर्गेज लोन के साथ भी इंटरेस्ट आता है। नाउ दिस आर नोन एज फिक्स्ड इंटरेस्ट बियरिंग सिक्योरिटीज। तो जो इंटरेस्ट फिक्स रहता है ना, उस सारा सिक्योरिटीज को अपने लोग को ऊपर में लिखना है। इसके साथ नीचे में आप चेक करोगे तो शेयर होल्डर्स फंड में क्या वर्ड है? इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, रिजर्व एंड सरप्लस माइनस फिक्टिशियस एसेट्स। तो इक्विटी शेयर का रेट ऑफ डिविडेंड फिक्स नहीं होता, लेकिन प्रेफरेंस का होता है, रिमेंबर। तो यहां से जो प्रेफरेंस शेयर्स है ना, ये वाला, ये प्रेफरेंस शेयर्स शेयर होल्डर्स फंड से हटके कहां चल जाएगा? ऊपर में चल जाएगा फिक्स इंटरेस्ट में, और यही बन जाएगा कैपिटल गियरिंग रेशियो। शेयर होल्डर्स फंड में इक्विटी प्लस प्रेफरेंस, रिजर्व एंड सरप्लस माइनस फिक्टिशियस आता है, लेकिन यहां पर वर्ड क्या गिवन है? इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड। वर्ड देख रहे हैं? तो इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड में प्रेफरेंस नहीं आएगा, बाकी सब आएगा। तो शेयर होल्डर्स फंड जो था उससे प्रेफरेंस अगर अपने लोग नहीं लेंगे तो क्या आ गया? इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड। क्लियर हो गया? और वही प्रेफरेंस नीचे से कहां बैठ जाएगा? ऊपर में बैठ जाएगा, बिकॉज इसका भी रेट ऑफ डिविडेंड क्या होता है? फिक्स होता है, रिमेंबर। समझ में आ रहा है फॉर्मूला? तो क्या हो रहा है? तो फॉर्मूला डेब्ट से ही क्या चेंज हो रहा है?
तो आप यहां पे लिखो फिक्स इंटरेस्ट बेरिंग सिक्योरिटीज में क्या आ जाएगा सर, लॉन्ग टर्म डेप्ट, जितना भी लॉन्ग टर्म डेप्ट था प्लस क्या हो जाएगी, प्रीफरेंस शेयर्स कैपिटल। तो प्रीफरेंस शेयर्स कैपिटल सर ऊपर में चला जाएगा और नीचे में क्या आएगा, इक्विटी शेयर होल्डर फंड में ईएससी प्लस पीएससी आएगा क्या, नहीं आएगा, रिजर्व एंड सरप्लस माइनस फिक्टिस एसेट्स। क्लियर हो गया। ये फार्मूला होता है कैपिटल गियरिंग रेशियो का। क्लियर है, ठीक है। नाउ ये रेशियो निकाला जाता है रिस्क ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज। किसका बताइए, फाइनेंशियल लिवरेज निकालने के लिए कि भाई साहब इतना तो मेरे को फिक्स देना है इंक्लूडिंग प्रीफरेंस शेयर्स का। देखिए प्रीफरेंस शेयर्स का डिविडेंड मैंडेटरी है या ऑप्शनल है, ओनली इन केस ऑफ प्रॉफिट। और प्रॉफिट में भी अगर आप इक्विटी शेयर्स को डिविडेंड दे रहे हैं तो इसका मतलब आपको प्रीफरेंस भी देना होगा, नहीं समझे। विदाउट गिविंग प्रीफरेंस शेयर होल्डर टू हिज डिविडेंड अ कंपनी कैन नॉट इशू डिविडेंड टू इक्विटी शेयर होल्डर, क्योंकि पहले प्रॉफिट में जो बचा वो उसमें से हिस्सा किसका है, प्रीफरेंस का है, इसीलिए उसका वर्ड क्या है, प्रीफरेंस शेयर होल्डर है। तो उसको डिविडेंड देंगे तभी इक्विटी को देना पड़ेगा, आप उसको दिए बगैर इक्विटी को डिविडेंड नहीं दे सकते। तो ये हमारा फिक्स खर्चा हो गया। तो ये अपने लोग निकालते हैं फॉर रिस्क ऑफ इनसॉल्वेंसी के लिए कि फ्यूचर में भैया इक्विटी का मेरे पास कितना पैसा बचेगा। बात समझ रहे हैं। अगर ये मेरा ज्यादा है, अगर ये मेरा ज्यादा है, ये मेरा 2:1 हो गया, इसका मतलब जितना भी रुपया आएगा पहले इन लोग को देना पड़ेगा, तब जाके किसको पैसा मिलेगा, इक्विटी को मिलेगा। बिकॉज देखिए सर इक्विटी शेयर ज्यादा रिस्की है, रिमेंबर सुने हैं तो। और डेप्ट वगैरह क्या होता है, रिस्क कम होता है, क्यों, वो सिक्योर है। क्यों सिक्योर होता है, बिकॉज एट द एंड ऑफ द पेमेंट पे अगर कंपनी बैंकरप्ट हो गया, कंपनी इंसॉल्वेंसी हो गया, तो सबसे पहले किसको दिलाता है, प्रीफरेंस शेयर ने सबसे पहले सिक्योर्ड लायबिलिटी को जाता है, सिक्योर्ड लोन। तो अगर आप कंपनी का डेप्ट में इन्वेस्ट किए हैं तो अगर कंपनी डूबता है तो भैया इक्विटी से पहले पैसा किसको मिलेगा, आपको मिलेगा, इसलिए वो सिक्योर्ड माना जाता है। उसके बाद में फिर पैसा किसको मिलता है, नॉन करंट लायबिलिटी, फिर करंट लायबिलिटी। लायबिलिटी पहले क्लियर होगा आउटसाइड वाला, फिर जब इंटरनल में जब आता है बात पैसा देने का तो इक्विटी से पहले किसको मिलता है, प्रेफरेंस। और सबको पैसा दे देने का बाद फिर अगर कोई रुपया बच गया तब किसको मिलता है, इसलिए रिस्क क्या है, सबसे ज्यादा है। तो आप इमेजिन करो कोई ऐसा कंपनी है जो आप जानते नहीं हो, उसका इक्विटी शेयर्स खरीद के रख लिए और वो कंपनी डूब गया, तो क्या बोलता, आपका भी पैसा डूब गया। कैसे डूब गया, बिकॉज सबसे एंड में किसको पैसा मिलता है, आपको। ठीक है, चीज बहुत सारा मैनिपुलेशन होता है सर। कंपनी का शेयर होल्डर डायरेक्टर बन जाता है, वो डायरेक्टर अगर बन गया तो कंपनी कौन रन कर रहा है, डायरेक्टर रन कर रहा है। तो जब डायरेक्टर रन करेगा, अगर ऑडिटर वगैरह अकाउंटेंट वगैरह सबसे सेटिंग वुटिंग कर लिया ना, तो कंपनी से वो बहुत सारा मोडस ऑपरेंडी है जहां से वो कैश निकाल सकता है, कंपनी का फंड निकाल सकता है। कंपनी का फंड निकाल दिया, कंपनी के पास पैसा छोड़ा ही नहीं, तो एट द एंड में उसको पैसा मिले नहीं मिले क्या फर्क पड़ेगा, आपका पैसा तो डूब जाएगा ना सर। अब जैसा अभी ये आपका जोमैटो का जो पैसा निकला है, पढ़िए उसके बारे में। सबसे ज्यादा स्कैम हुआ SBI। अरे सर 22,480 करोड़ रुपया का पता है। तो एक गुजराती कंपनी बेस में क्या अग्रवाल है, पैसा लेके भागा हुआ है बैंक का। ये बैंक वगैरह का जो पैसा डूब जाता है उससे आप लोग पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, कभी सुने हैं? ये 22,480 आपका करोड़ का SBI और बहुत सारा बैंक का एक अग्रवाल बोल के कोई बिजनेसमैन है, वो लोन लेके भाग गया। जैसा मालिया वगैरह था, इन लोग भी था, अभी यही आ रहा है। ज्यादा जितने भी है, सॉरी टू से, लेकिन ज्यादा जितने भी सब गुजराती फैमिली, सब गुजराती बिजनेस में। तो ये 22,480 करोड़ रुपए जो लेके गए, इससे आपका क्या इम्पैक्ट हो? सर आप पैसा रखें बैंक में, बैंक वाला वही पैसा आपका पासबुक में सिर्फ दिखा रहा है, लेकिन आपके पास नहीं है ना, बैंक के पास। सर्टेन लिक्विडिटी रेशियो के हिसाब से वो लोग सर्टेन फंड रख देता है बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए। मोर देन 65 to 70% दे विल इन्वेस्ट। और वो इन्वेस्ट कैसे करता है, यही सब बिजनेसमैन को लोन देता है। इमेजिन वो लोन लेके भाग गया,
वो पैसा लेके भाग गया, तो किसका पैसा लेके भागा? समझ में आया? विदाउट कंसेंट से। तो इम्पैक्ट किसके ऊपर पड़े? सर कंसेंट है, विदाउट कंसेंट नहीं, कंसेंट है। आप जब बैंक अकाउंट ओपन करते हैं, एक मिनट, जब आप बैंक अकाउंट ओपन करते हैं तो वहां पर बहुत सारे पेपर में साइन करवाता है। आप पढ़े हैं कभी? आप पढ़े हैं कभी? वहां देखिएगा कंसेंट है। वर्ड इजी नहीं रहेगा, वर्ड काफी टेक्निकल रहता है, वर्ड काफी टेक्निकल रहेगा, आप लोग नहीं समझ पाएंगे, बट हम लोग जाएंगे पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। सर हो गया? नेक्स्ट पे, ये नंबर 4 पे, नंबर 4 पे लिखिए एसेट्स प्रोप्राइटरशिप रेशियो। एसेट्स प्रोप्राइटरशिप रेशियो। अभी आप लोग पैसा नहीं कमाते हैं ना सर, इसीलिए आप लोगों ना टेंशन नहीं है। जब पैसा कमाना चालू करिएगा ना तो टेंशन और ज्यादा होगा। यहां लिखिए फॉर्मूला, टोटल एसेट्स नहीं जाओगी तो हाँ हो गया, ये 5 मिनट। टोटल एसेट्स डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स फंड। टोटल एसेट्स डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स फंड। अभी टीसीएस का कुछ इंटरव्यू चल रहा है ना, टीसीएस वगैरह, ये जॉब वगैरह देने के लिए जाइए, नहीं समझे? आप लोग का लास्ट ईयर है, अब यहाँ पे क्या करना है ना, सीवी वगैरह प्रिपेयर करिए। जॉब नहीं करना है मत करो, लेकिन जाओ इंटरव्यू दो, क्रैक करने का कोशिश करो। फेल हो गए, जब मैं इंटरव्यू दिया था ना सर, मैं टोटल 16 जगह पे मुझे रिजेक्शन मिला, 16 प्लेसेस पे आई बीन रिजेक्टेड, तब जाके मुझे जॉब मिला, वो भी आफ्टर पासिंग सीए। तो वो एक्सपीरियंस आपको मिलेगा, जब आप गलती करोगे ना तो गलती से सीखोगे, इसको दोबारा रिपीट नहीं करने के लिए, और ये आपका कैरेक्टर और इसके लिए ना काफी बिल्डअप करेगा। तो कहीं पर भी इंटरव्यू वगैरह पता चल रहा है कि भैया इंटरव्यू बहुत सारा ओपन इंटरव्यू होता है, तो जा ना, देना, तेरा टाइम का कोई वैल्यू है, अभी जा जाके दे, क्या दिक्कत, ठीक ही दे ना भाई। अब फेक इंटरव्यू वाला में भी बहुत सारा है भाई साहब, वो सब में मत जा, चल जाइए। सर हो गया? ये फॉर्मूला देखिए, टोटल एसेट्स डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स फंड। टोटल एसेट्स का मतलब फिक्स्ड एसेट्स प्लस करंट एसेट्स, और शेयर होल्डर्स फंड का मतलब तो पता है सर, इक्विटी शेयर होल्डर और शेयर होल्डर दोनों में फर्क है, याद रहेगा। शेयर होल्डर्स फंड में प्रीफरेंस शेयर्स भी आता है, इक्विटी शेयर होल्डर में नहीं है। तो यही 4 रेशियो हमारा सोल्वेंसी रेशियो का है सर। कपड़ा खरीदेंगे। देखिए सर, क्वेश्चन नंबर 6 बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 बनाएंगे सर, ओपन करिए। हाँ सर ले आए, हाँ ला के रख दीजिए, अंदर में ला के रख दीजिए, रख दिए क्या? ठीक है, थोड़ा देर वेट करिए, मैं निकल रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ। सर हो गया? पढ़े? देखिए, कंप्यूट डेट इक्विटी रेशियो एंड कैपिटल गियरिंग रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। इक्विटी शेयर्स कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल, सिक्योरिटीज प्रीमियम, कैपिटल रिजर्व, जनरल रिजर्व, नीचे में 8% डिबेंचर, पब्लिक डिपॉजिट, करंट लायबिलिटी, मिससेलेनियस एक्सपेंस। क्लियर है? करें आप लोग फॉर्मूला पे।
नंबर 1 पे सर डेप्ट बाय इक्विटी रेशियो, फॉर्मूला क्या है? लॉन्ग टर्म डेप्ट डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स फंड। ठीक है, लॉन्ग टर्म डेप्ट डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स फंड्स। नीचे में आए वेयर लॉन्ग टर्म डेप्ट इक्वल टू है ना सर। अब लॉन्ग टर्म डेप्ट में देखिए क्या क्या नाम दिया हुआ है, डिबेंचर दिया हुआ है ना सर, कितना परसेंट है? लॉन्ग टर्म डेप्ट में क्या क्या आएगा? लॉन्ग टर्म डेप्ट में सर डिबेंचर्स आएगा, पब्लिक डिपॉजिट आएगा, और तो कुछ नहीं है। क्या करंट लायबिलिटी लेंगे? नहीं, अगर टोटल डेट होता तो लेते, बट लॉन्ग टर्म में निकालें तो करंट लायबिलिटी नहीं लेंगे। तो 8% डिबेंचर और पब्लिक डिपॉजिट, 8% डिबेंचर प्लस पब्लिक डिपॉजिट, ठीक है, कितना हो जाता है? 7 लाख, दोनों जोड़ के डिबेंचर कितने रुपए? 4 लाख 3 लाख, 4 लाख प्लस 3 लाख इक्वल टू कितना हो गया? 7 लाख। ठीक है, उसके बाद शेयर होल्डर्स फंड निकालेंगे अपने लोग। शेयर होल्डर्स फंड में क्या क्या आएगा? इक्विटी शेयर्स कैपिटल प्लस प्रीफरेंस शेयर्स कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस है। अब रिजर्व एंड सरप्लस को तोड़ दो, जो जो है एज पर क्वेश्चन क्या क्या किया हुआ है देखिए। सिक्योरिटीज प्रीमियम, कैपिटल रिजर्व, जनरल रिजर्व, सिक्योरिटीज प्रीमियम प्लस कैपिटल रिजर्व प्लस जर्नल रिजर्व, तो रिजर्व एंड सरप्लस हो गया सर। और माइनस क्या करेंगे? फिक्टिशियस एसेट्स। फिक्टिशियस में देखिए क्या लिखा हुआ है, मिससेलेनियस एक्सपेंसेस है ना सर, वो क्या हो जाएगा? लेस हो जाएगा, खत्म। क्लियर है? बैठाइए। इक्विटी शेयर्स कैपिटल कितना रुपया? 4 लाख, 2 लाख। इक्विटी शेयर्स कैपिटल 4 लाख है। प्रीफरेंस शेयर्स कैपिटल सर 2 लाख है। सिक्योरिटीज प्रीमियम 70,000। सिक्योरिटीज प्रीमियम 40,000, 20,000, 30,000 है। सिक्योरिटीज प्रीमियम 40,000, कैपिटल रिजर्व 20,000, जनरल रिजर्व 30,000 और लास्ट में मिससेलेनियस एक्सपेंसेस है, देखिए कितना रुपया? 20,000 रुपया माइनस 20,000 कितना रुपया आ रहा है? कितना? 40, 6,70,000। ठीक है, निकल जाएगा। तो ऊपर में बैठाइए सर, लॉन्ग टर्म डेप्ट इज व्हाट इज इक्वल टू ₹7 लाख और यहां पे हो जाएगा 6,70,000। देख लो कितना आ रहा है, 1.04 टाइम्स। ये हमारा निकल गया सर डेप्ट इक्विटी रेशियो। दूसरा में सर कैपिटल गियरिंग रेशियो निकालते हैं।
कैपिटल गियरिंग रेशियो, कैपिटल गियरिंग रेशियो में क्या आएगा सर? फिक्स इंटरेस्ट बेयरिंग सिक्योरिटीज। तो फिक्स इंटरेस्ट में क्या आता है? डिबेंचर्स आता है ना सर? पब्लिक डिपॉजिट का फिक्स इंटरेस्ट है क्या? नहीं है। लेंगे कि नहीं लेंगे? नहीं लेंगे। प्लस प्रिफरेंशियल कैपिटल, प्लस प्रिफरेंशियल कैपिटल, और डिवाइडेड क्या होगा? इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड। है ना सर? इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड को हम ऐसे लिख सकते हैं, शेयर होल्डर्स फंड माइनस प्रिफरेंशियल्स। याद करिए, बिकॉज शेयर होल्डर्स फंड ऑलरेडी निकाले हुए हैं, तो उससे सिर्फ प्रिफरेंशियल्स क्या कर देंगे? लेस कर देंगे, तो आ जाएगा इक्विटी शेयर होल्डर फंड। ऊपर में डिबेंचर बैठेगी, कितना रुपया था? 4 लाख। प्रीफरेंस कितना रुपया था? 2 लाख। और नीचे में हो जाएगा सर शेयर होल्डर्स फंड माइनस प्रीफरेंशियल्स। तो शेयर होल्डर्स फंड कितना आया था? ऊपर में हो गया 6 लाख, और शेयर होल्डर्स फंड कितना था? 6,70,000 था ना? 6,70,000 रुपया माइनस 2 लाख रुपया प्रेफरेंशियल। तो 6,70,000 डिवाइडेड बाई 4,70,000। ठीक है, कितना आ रहा देखिए? 1.27 टाइम्स। बोलिए सर। इसी तरह का सम रहेगा, आगे भी बन जाएगा। कोई प्रॉब्लम है? क्लियर हो गया? आगे बना के लाइएगा सर। क्वेश्चन नंबर 5 बना लीजिएगा इससे, क्लास वर्क से। डेप्ट इक्विटी रेशियो निकालना है, बन जाएगा आई गेस। नीचे आइए, लिक्विडिटी पूरा हो गया ना? सॉल्वेंसी पे आइए, 24 से लेके 28 तक, 24 to 28। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में एक्टिविटी वगैरह करवाएंगे, तो फिर हमारा रेशियोज वाली जो पार्ट है सीखने वाला वो हो जाएगा।